अच्छी क्लास में रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इनकम फ्रॉम टैलेंट्स फर्स्ट ईयर सीएबी इंटरमीडिएट पर याद रखते हैं ये चैप्टर हम रिवाइज करेंगे 100% 20 पेजेस के अंदर वो भी 100% प्रोग्रेस के साथ। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है 100 पेजेस का चैप्टर रिवाइज करना है, नहीं, वो एक्चुअली 20 पेजेस का समरी है। आइए देखते हैं। तो सेक्शन नंबर 15 चार्ज सेक्शन से स्टार्ट। किसी भी चैप्टर को जब भी हम इनकम टैक्स में करेंगे तो पहला सेक्शन आता है कि वो चार्जिंग सेक्शन पहुंचता है, तो सैलरी का आता है सेक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सेक्शन को स्किप करके मत करना, इसमें से एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला बात आ गया इनकम सैलरी में कब टैक्सेबल होगी, अगर वो एम्प्लॉय का। ठीक है, अगर पार्ट टाइम जॉब है तो क्या वो सैलरी में टैक्सेबल है, अब सैलरी कब टैक्सेबल है, ड्यू बेसिस पे, जब वो ट्रू हो गई या जब वो एक्चुअल में एम्प्लॉय को रिसीव हो गई। विच एवर इज अर्लियर, याद रखना, विच एवर इज अर्लियर जो भी पहले आ सैलरी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से मिलती है। ठीक है, पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिल रही है, पार्टनरशिप फॉर्म्स का कभी एम्प्लॉयर नहीं होता, दे आर एक्चुअली गिविंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजी। अगर किसी भी ऐसे पर्सन को जो गवर्नमेंट पोस्ट पर, ठीक है, क्या कि एमपी हो गया, एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, कि सबकी सैलरी जो है टैक्सेबल रहती है कम फॉर अदर सोर्सेस भी, नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ सैलरी। क्या देता है, तो ये तो बहुत बार एग्जिट हुआ है। अब 2 वर्ड्स बताऊंगी, अगर कभी लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजी। बच्चों प्लीज गलती मत करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिपीट कर रही हूँ, दैट इज सैलरी, एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दैट इज पीजी। अब मान लो किसी पर्सन ने कहा कि सैलरी फॉर वन कर दे, ठीक है, सैलरी फॉर वन मतलब उसको सैलरी मिल रही है, वो कह रहे चलो जी अब मैं नहीं ले रहा सैलरी, तो क्या ये टैक्सेबल होगी? ये टैक्सेबल होगी, हम यही मान रहे कि एक बार उसको सैलरी में इधर इसलिए क्या था उसको कहीं अप्लाई कर दिया तो हाँ जी वो टैक्सेबल नहीं। अगर सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी महीने की सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, की वजह से क्या वो सैलरी टैक्सेबल होगी? अरे डेफिनेटली नहीं। गवर्नमेंट चाहेगी ना कि पर्सन ऐसा काम करे, तो नहीं, वो ऐसा कोई टैक्सेबल दे। तब मान लो कोई भी अमाउंट नहीं, ठीक है, अभी इसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन की, इससे पहले कुछ अमाउंट रिसीव हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, ये बात कुछ अमाउंट बन रहा है, तो क्या ये सैलरी में टैक्सेबल होगा? लेकिन इसको ना सैलरी नहीं टैक्सेबल होगा, लेकिन इसको हम डायरेक्टली सैलरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉफिट से रिलीव ऑफ सैलरी बट एट ए पर्टिकुलर टाइम इवन बिफोर जॉइनिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही टाइप पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। बट हाँ ये सैलरी का ही बात है, टैक्सेबल रहेगी प्रॉफिट से रिलीव ऑफ सैलरी। अब ये स्टेटमेंट ऑफ सैलरी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है, जो हमें किया है हम क्वेश्चन में करने के बेसिक सैलरी डीए दाशनी के ऐसा है। यहाँ मैं क्या करवाने वाली हर नोट बता देती हूँ कि किस तरीके से टैक्सेबल रहेगा एंड सब अनाउंस पर रिवाइज करना मेरे साथ। इसके बाद क्या करना है, आपने सैलरी चैप्टर खाते रिवाइज पे अब क्या हो गया, डेफिनेटली आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चन आप बोल लो बच्चों। पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सैलरी के क्वेश्चन के लिंक दिए थे, ठीक है, इसमें से आप जो है काफी सारे पार्ट्स होंगे बट ये छोटे छोटे पार्ट्स ही अलग अलग सेक्शन हमने वहां डिस्कस किए, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए भी दिखाइए, वहां से उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ जीओटी पहली नोटेशन अवेलेबल है मेरे, वहाँ पे मैंने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और मोस्टली जो है सेक्शंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वहां से देखेंगे इस एक्सेल में चेक करने डाल। ओके, अच्छा अगर आप ये चैनल पर नए हो तो जल्दी टाइप कर लो, बता देती काफी सारे चैप्टर्स के रिविजन और क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आती है, आपको नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आपने सब्सक्राइब किया। पहला आता है बेसिक सैलरी तो फुली टैक्सेबल रहती है। सेकंड आते हैं डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस बेसिकली क्या होता है, मुझे लाइक यारी कंपनीज क्या कह रही थी, अरे बहुत साल के पे इतना ज्यादा महंगाई बढ़ी है तो वही फॉर्म में डीएनएस अलाउंस दे देते हैं। ये तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, टैक्स में मतलब है टैक्सेशन ट्रीटमेंट से, क्या ये टैक्सेबल होता है? फिर अब ये 2 टाइप का होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है। एक होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई सा भी डीए भी नो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहे नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
दोनों भी फुली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। दोनों ही फुली टैक्सेबल रहने के ध्यान रखता है, टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट देते, मतलब कुछ भी है तो दोनों भी, चाहे इन टर्म है चाहे नहीं है, फुली टैक्सेबल। एक कमीशन, अगर कोई कमीशन मिल रही है तो वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है स्टूडेंट्स की टर्नओवर पे कमीशन की, मान लो एक की आपका टर्नओवर 1% भी कमीशन, टर्नओवर बेस्ड कमीशन। सेकंड होती है प्लान कमीशन, कमीशन, ठीक है, नॉन डिडक्शन पर कमीशन, प्लान कमीशन। अब दोनों में से कौन सी भी कमीशन हो ऑलवेज फ्री टैक्सेबल रहती है। अब मैं तरीका से एचआर में ऐसी कमीशन नहीं होगी, मुझे बताओगे। अभी बात करता है टैक्स आता है बोनस, स्टूडेंट बोनस जो है इट इज नॉट सैलरी, ठीक है ना। बेसिक सैलरी अलग है, वो ड्यू वांट टू सी व्हिच एवर इज अर्लियर हो गया। बोनस सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल रहता है जबकि मिलता, दैट इज नॉट डिस्क्रीट, ठीक है। क्या मिलेगा उसका टैक्सेबल है, ड्यू बेसिस पे रहेंगे। ओके, अब बात आ गई तीन मान लो अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं। डिक्लेयर करने का मतलब होता है एम्प्लॉय के लिए ड्यू होना। डिक्लेयर कर दिया बोनस दे दिया नहीं है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो दैट बोनस इज टैक्सेबल ओनली ऑन द सेम बेसिस एंड दैट वी आर इग्नोरिंग, ठीक है, नहीं लेंगे। सदस्य डिक्लेयर किया। फिर स्टूडेंट्स बात आती है दो तरीके की सैलरीज, एडवांस सैलरी एंड एरियर ऑफ सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब है सैलरी टेक्निकली, एरियर ऑफ सैलरी का मतलब है कि मान लो एम्प्लॉय ने कुछ केस कर रखा है कि आप मुझे 7,000 की सैलरी दे दो, 10,000 2 साल बाद जानता वो केस जीत गया, 2 साल के अंदर का भी वो जो 7,000 मिल रहा था 10,000 और डिमांड कर रहा था, टोटली ऑर्डर दे दिया 3,000 और, मतलब पहले की सैलरी अब मिल रही है डायरेक्ट एरियाज ऑफ सैलरी, ठीक है। मतलब बेसिकली एरियाज ऑफ सैलरी मतलब कहता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग पे है, ये हो गई रिसीव नहीं हुई, जब मिलेगी तो आप रिसीट ऑफ इवेंट ऑफ सैलरी। अब पहले एडवांस सैलरी की ट्रीटमेंट देखते हैं। एडवांस सैलरी अब कैसे टैक्सेबल होगी, आप याद रखेंगे टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस नहीं। यार ये रेट्स ऑफ कितन से फिर दिस प्लानिंग और अटैक की किसी बात है, मैं इसमें लॉजिक सब पता है ना। तो सुनिए, एडवांस सैलरी मैंने क्या बोला, सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, यही बोला ना। एडवांस का मतलब होता है अभी ठीक नहीं भी पहले मिल गई तो ऑब्वियसली व्हिचएवर इज अर्लियर रिसीव, तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेस। याद करने वाली बात भी समझने वाली बात। अब बात करते हैं, एक होता है एडवांस सैलरी, एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये दोनों टर्म्स ना डिफरेंट है, ठीक है। एडवांस सैलरी मतलब सैलरी एडवांस पे मिलता, एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है एडवांस यहाँ पे डिनोट करता है लीन, ठीक है। किस सैलरी के अगेंस्ट में यही मिल गया क्या हम सैलरी देते हो, ठीक है, आप मतलब पहले नहीं दिया तो आप सैलरी से पैसा काट देता, दैट एंड क्या लोगों की चिंता होती है? नहीं, बोनस नॉट इनकम ना, तो स्टूडेंट्स अगर एडवांस सैलरी है टैक्सेबल नहीं, लेकिन अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी है तो इन दैट केस एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो है वो नहीं होती, एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस सैलरी गिवन। तो यहाँ पर उसने कह दिया कि इन दैट केस क्वेश्चन में गिवन है एडवांस सैलरी ड्यू, अरे शायद ये होती है ऑब्वियसली जो है जब बेसिकली तो नहीं देनी फिर पे टैक्सेबल नहीं है। आप और ज्यादा क्या कर सकते हो और क्लैरिटी लाने के लिए हटाओ और सिर्फ इतना लिख लो कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी नॉट टैक्सेबल एरियर, फिर भी पूरे का मतलब क्या है जिसके पास एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस सैलरी इन गिविंग, इसका मतलब होता नहीं कि जब एडवांस वाली सैलरी बाद भी एरियाज ऑफ सैलरी अब जब ऐसा हम होता है एरियाज ऑफ सैलरी अपनी बात और ड्यूटी तभी होता है बाद भी जब तभी दे दिया वो कुछ आपको डिस्प्यूट चल रहा होता है, क्या उन्होंने कह दिया चलो हम तुमसे बहुत वो तुम्हारे सारे भी बढ़ा, इसमें वो ड्यू और रिसीट का काम नहीं चलता। एरियल ऑफ सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्या जिस साल में मिले उसी साल में टैक्स कह रहे एक तो तुम अभी तक सैलरी दे नहीं रहे, वैसे तुम टैक्स लगा दो तो हम अपने पास से टैक्स भरेगा, हम इसको हमेशा नहीं करेंगे।
advanced areas of salary. Again, areas of salary is always taxable on the basis of this field. Clear? अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो होता है ग्रेचुटी. ठीक है, ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी ना हमें दो तरीके से मिलती है. होती है कि अगर जिस टाइम पे कोई पर्सन जॉब कर रहा है उसके टाइम देगी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी उनकी जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है कि जब वो पर्सन रिटायर हो जाता है उसके बाद उसकी ग्रेचुटी. ठीक है, अब यहाँ पर बात आई, अगर तो कभी भी, मैं कह रही कभी भी, मतलब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, ग्रेचुटी का क्या रहने वाला है, ध्यान से मेरी बात, कभी भी अगर ग्रेचुटी मिली है वाइल ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, यानी वो अभी जॉब कर रहा है, तो वो हमेशा फुली टैक्सेबल रहेगी. It will always be fully taxable either the employee is a government employee or a not government employee. ठीक है, इसके बाद अच्छा फिर बात आती है कि अगर उसको मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो ग्रेचुटी है ना, इसमें सोच लेते हैं कि इसका सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10 है. नेक्स्ट मैम वही तो है नहीं है, बात सुनो मेरी. सेक्शन 10 जो होता है वो किसके लिए है? सेक्शन 10 जो है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर द एग्जाम्पशन वाला पार्ट. एग्जाम्पशन कि कितनी एग्जाम्पशन मिलती है, कितनी ऐसी इनकम होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता. तो अब सेक्शन 10 का क्लॉज नंबर 10 हमें ये बताता है कि ग्रेचुटी जब हमें रिटायरमेंट के टाइम में मिलती है तो फिर कितना एग्जाम होता है वो बताता है सेक्शन 10 क्लॉज 10. इसका मतलब सिर्फ ग्रेचुटी का नहीं है, ग्रेचुटी पे कितनी एग्जाम्पशन मिली है उसका सेक्शन 10 क्लॉज 10. इफ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करती है, कई बार क्वेश्चन सही कर दिया, ये गलत कर दिया, तो फिर पूरे मार्क्स कट जाए. ठीक है, ऐसा नहीं. हमने क्या है, एक बार आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे आपको वहाँ समझ भी आ जाएगा. मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में लिख दिया. वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. अब अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है, बिकॉज सेक्शन है स्पीक थोड़ी पास, फिर जिससे आप जल्दी से कवर कर. सेक्शन 10 क्लॉज 10 ने कहा भाई अगर तो वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुली एग्जाम, तो टैक्स नहीं देना, मजे आ गए उसके. लेकिन अगर वो अदर एम्प्लॉयज है तो उसके केस में हमें क्या चेक करें? अब जब अदर एम्प्लॉयज होते हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम, अगर ग्रेचुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायर. अगर नॉन गवर्नमेंट है तो ये देखो कि क्या ये एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर होना है या फिर ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर नहीं. ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? जो कवर की एक्ट में कवर. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970 पहले बता दें. अगर वो एम्प्लॉय इसमें कवर हो रहा है कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट मिलेगा? ठीक, तो जो हमेशा से करते आए हर अनाउंस में करते आए एक्चुअल अमाउंट. ठीक है, तो फर्स्ट जितना अमाउंट मिला है. सेकंड स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख. ठीक है, ये मैक्सिमम 20 लाख. थर्ड वाली बात को समझना होगा. ठीक है, थर्ड जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है उसके लिए डिफरेंट है, और जो कवर नहीं हो रहा उसके लिए डिफरेंट है. हमसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है तो कहा कि काम करो आप 15/26 इन जितनी भी उसकी सैलरी है पर 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ. और ये सैलरी कौन सा वाली होती? जो भी उसकी लेटेस्ट सैलरी यानी जो लास्ट डेली वेज पर मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ ईयर रहते हैं उसने काम किया है. और मान लो ऐसा है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या है अगर उसने पर बंदे ने क्या किया 6 महीने से ज्यादा काम किया, मान लो 17 ईयर्स 8 मंथ्स काम किया, तो यहाँ का वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है. जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो कितनी ज्यादा इनकम फिर इसको इंक्रीमेंट. यानी अगर वो 18 से ऊपर आ रहे टाइप के तो आप उसको राउंड ऑफ. तो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पार्ट ऑफ 6 months. ठीक है, अब मैंने बोल दिया 2 बच्चे हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा या नहीं. इसको लीस्ट बेनिफिट है, इसको ज्यादा है. यहाँ ये भी कहा 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और इन एक्सेस ऑफ पार्ट ऑफ 6 months. ठीक है, ये सैलरी क्या लेनी है जितनी भी इसकी लेटेस्ट सैलरी थी पर अब डाउन. फिर अगेन वो चाहेगा ज्यादा वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, ज्यादा एकदम से हो जाएगी ना हाई टैक्स. तो उसने कहा इसमें जी ऐड मैम जी कौन सा
इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नॉट, दोनों लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एकदम से लेना चाह रहा था किसी भी बात कवर हुआ, समझे मेरी बात। अब बात आती है नॉन पीओजीए, दैट इज वो पर्सन की पेमेंट एक्चुअली एट 90 में कवर, तेरी ये दोनों चीजें सेम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 20 लाख। फर्क आएगा फर्स्ट, वहां 15/26 था ना, ये कहा कि इसको आप पहले तो 15/30 भी लेते, फिर यहाँ पर ज्यादा काम करवाओ। ये तो बता रही तो आपका लास्ट सैलरी कैमरा था, बोले लो पर जब भी लास्ट महीने की सैलरी थी वो ये तरीके से ले लो, सबका ऐसे में कवर नहीं ज्यादा काम करो, इसको एवरेज निकालेंगे, एवरेज सैलरी बन। तो पहला इसको चेंज करके दिया, इसको 15/26 से हटाया, होगा तो पूरे पे 15 में। फिर इसको कहा स्टूडेंट एवरेज सैलरी पर मंथ, लेटेस्ट लेना कितना चाहता है, सैलरी शीट खोली कितना है, एक नहीं एवरेज निकालेंगे। देन इसको बोला नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, बस 17 नहीं कर सकता, कितना साल पूरा किया काम करने में उतना ही कर पाएगा, यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, ओके समझ आ गई बात। अब बात आती है एवरेज किसका निकालना है, तो एवरेज निकालते हैं हम लास्ट 10 मंथ्स का, पिछले 10 महीनों का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, अब हम समझ ही गए नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ वो वाला टिकट इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट। और अब इसके साथ साथ भी एवरेज लेना है कमीशन, अगर कोई भी इसको कमीशन मिली है जो टर्न ओवर की बेसिस पर, तो यहाँ करेगा। समझ आ रही बात, चल। लेकिन हाँ इसको एक बेनिफिट दे दिया, क्या बेनिफिट यहाँ पर दे दिया, कह दिया सफिशिएंट नहीं दे सकते। In the case of period of gratuity act covered by सिर्फ सैलरी है और डीए, क्योंकि डीए दोनों है। अब यहाँ पे डीए पे इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट है, तो तुम कह दिया तो एवरेज ले सकते हो टर्नओवर कमीशन की, कमीशन सिर्फ तब जब वो टर्नओवर की बेसिस पे होती है ऑफ द लास्ट 10। ठीक है, अब बात जो लास्ट 10 मंथ से अब की कौन से ले रहे हैं, मान लो नवंबर 23 में वो रिटायर हुआ, तो ये नहीं लेना जिस महीने में रिटायर हुआ वो नहीं लेना, उसके पिछले 10 महीनों का एवरेज पिता है। क्लियर, पहले एड ऑफ एवरेज क्वेश्चन में हमने करा है। इसके बाद बात आती है पेंशन की। क्या स्टूडेंट्स, पेंशन ना दो टाइप की, एक होती है अनकॉम्यूटेड पेंशन, एक होती है कॉम्यूटेड। पहली बात तो मतलब कॉम्यूटेड मतलब होता है लाख अच्छी दे दे, अनकॉम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन टाइप ऑफ पे। अगर तो मंथली गवर्नमेंट हो और नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के टैक्सेबल रहने वाली। ठीक है, अनकॉम्यूटेड पेंशन है तो मंथली पेंशन अगर है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज आइदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अगर वो कॉम्यूटेड है लास्ट में तो सेक्शन 10 आएगा। अब दूसरी बड़ा डाउट है मैम, सेक्शन नंबर नहीं आता ना याद हो, सेक्शन 10 क्योंकि सेक्शन 10 का मतलब होता है कि हाँ ना, फिर भी ये भी नहीं लिखता तो प्रोविजन मतलब इसका फॉर्मूला लिख दो। अगर आप मान लो पेंशन की बात कर रहे हैं, यू राइट लाइक सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10 पूरा आपने आपको सही लिखना, मैं कह रही हूँ तो लिखना है डॉट तक सेम। फिर भी इस क्वेश्चन में यू गेट 5। आपने एक तरीके से मिस्टर ए को मिस्टर डी के दिया है यार। सेक्शन 10 क्लॉज 10 इज नॉट फॉर द पेंशन बट ग्रेचुइटी के लिए। एवरी क्वेश्चन में चाहे वो कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप सेक्शन नंबर 10 फॉर नहीं याद है फ्रॉम द प्रोफेसर। चलो अब अनकॉम्यूटेड है तो बच्चे याद रखोगे इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल बट आइदर इट इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अगर वो कॉम्यूटेड पेंशन है लम सम 30 मिल रही है तो सेक्शन 10 ग्रेचुइटी से अगर सेक्शन 10 क्लॉज 10 की, वो सेक्शन 10 क्लॉज 10 था यार उन्होंने क्लास में साथ साथ सेक्शन 10 क्लॉज 10 पढ़ा था, अभी ने सेक्शन 10 क्लॉज 10 ग्रेचुइटी सेक्शन 10 क्लॉज 10 पेंशन सेक्शन 10 क्लॉज 10। चल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर एग्जाम रहेगा, ग्रेचुइटी में भी ये था, में भी ये था कि अगर उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है दैट भी आफ्टर विद्या, तो उन्होंने कहा था उसके केस में बेनिफिट दिया था कि गवर्नमेंट के लिए फ्री है, नॉन गवर्नमेंट के लिए वो टैक्सेबल रहेगा बट एग्जाम तो चलाऊंगा। इसमें कह दिया अगर पेंशन अनकॉम्यूटेड वे से मिल रही है मंथली, वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद सर मिलते पैसे आते नहीं दिया लाइक तो फ्री टैक्सेबल। लेकिन अगर वो कॉम्यूटेड है तो इट विल बी एक्साइटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुली एग्जाम, अगर दूसरे एम्प्लॉयज है
तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या इसको ग्रेचुटी मिल रही है या इसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही। पता जिसको ग्रेचुटी मिल रही है उसको ऑलरेडी ज्यादा फायदा मिल रहा है तो ये पड़ेगा, और जिसको ग्रेचुटी मिल रही है ना उसको थोड़ा ज्यादा टैक्स है। क्या नहीं लो ग्रेचुटी मिल के एग्जाम पे यहाँ उन्होंने कह दिया उसको सॉरी पेंशन मिली है क्या विज्ञान भी अगेन करेक्टिंग माई सेल्फ, पेंशन मिली है 1 लाख और उसको ग्रेचुटी भी मिलती है तो उन्होंने जज बहुत बेनिफिट है इसको थोड़ा ज्यादा टैक्स कर दो ज्ञान। इसकी इनकम में से टोटल पेंशन का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/, ठीक है। अगर ये अब यहाँ पे देख अपना अपने आप को दोनों केसेस का यहाँ पे अंतर समझाते हैं जिससे आप मतलब नहीं पेंशन के केस में स्टूडेंट्स पेंशन ने क्या कहा आपको कि ये चेक कर लो कि अनकॉम्यूटेड है या कॉम्यूटेड है। अनकॉम्यूटेड है तो टैक्सेबल रहेगी सभी एम्प्लॉइज पे, बट अगर वो कॉम्यूटेड पेंशन है तो 2 बातें आती गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है तो फुली एग्जाम। अच्छा एग्जाम्शन कौन बता रहे हैं अगेन सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10 की ग्रेचुटी से अगला सेक्शन इन क्लॉज 10 तो ये एग्जाम। अगर वो नॉन गवर्नमेंट है तो 2 बार ग्रेचुटी भी इसको रिसीव होती है क्या या उसको ग्रेचुटी जो है वो रिसीव लेटर अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है यानी ऑलरेडी दैट एम्प्लॉयमेंट सो मच बेटर इस पर एक और अलग से इनकम हो रही है ना तो यहाँ पर जो एग्जाम्पशन रहेगी वो रहेगी टोटल पेंशन मल्टीप्लाई बाय इसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही तो उसको ज्यादा बेनिफिट लिया कि उसकी एग्जाम्पशन ज्यादा कर टोटल पेंशन मल्टीप्लाई बाय बाय वो हम सोच रहे होंगे मैम क्या फर्क आया। मान लो पेंशन अमाउंट जो है टोटल वो 1 लाख, ठीक है। अब इसके केस में क्या होगा 1 लाख रुपए में से माइनस होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3 निकालो कैलकुलेटर्स पे फटाफट से 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 दैट 33,333 माइनस हो जाएगा तो पेंशन कितनी बच गई तो इस पे टैक्स लगेगा स्टूडेंट्स जल्दी बताओ। अगर अब उसकी पेंशन कितनी बच गई इसमें 66,667 टैक्स बनेगा। अब जरा इसके लिए दे इसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही इसको कहा 1 लाख रुपए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/, दैट इज 50,000 रुपीज। इसको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल रिपेशन रहेगी 50। यानी ऐसे ये याद करने के तरीके समझने के तरीके बच्चों कि अगर मान दो अब यार बोल दिया कि देखो मेरे पास देखो मेरी वीडियो एक्टर जो ये पर्सन है जिसकी की टोटल पेंशन मतलब अगर उसको पेंशन के साथ साथ ग्रेचुटी रिसीव हुई है तो ज्यादा टैक्स लगा रहे हो ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही तो कम टैक्स, ठीक है। कैसे इसके लिए टोटल पेंशन में से 1/3 माइनस है और इसमें से 1/, क्लियर हो गया। आई होप एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सैलरी इसकी एग्जाम्पशन किसमें थी अरे ग्रेचुटी पढ़ा सेक्शन 10 क्लॉज 10 पेंशन पढ़ा सेक्शन 10 क्लॉज 10 थी। अब ये पढ़ेगी सेक्शन 10 क्लॉज 10 थी और खिलाड़ी क्या भाई चल। अब स्टूडेंट्स इसी सैलरी का मतलब क्या होता है हमें सबको जब भी कोई पर्सन जॉब करता है उसको ये कहते हैं कि मान लो आपको 7 12 इसके ऊपर की रिलीज हो कि आपका पैसा रखेगा बट 12 तक आपका पैसा नहीं कटेगा। भाई कि एम्प्लॉयमेंट वो 12 से सिर्फ 30 साल काम किया हर साल ही 4 ईद पेंडिंग है इसको कहते हैं नो बट आपको इस ये जो आप कैन यूटिलाइज लीव देना चलो हम आपको पैसा दे देते हैं यानी इसकी इंकैशमेंट कर देते हैं कि आप एक्स्ट्रा आए, ठीक है। अब अगर तो ये लीव है ड्यूरिंग द सर्विस फॉर एम्प्लॉयड यानी अभी को काम कर रहा था हर साल उसको कहते रहे चलो साल ही बाकी निकालो इतना पैसा होना चाहिए तो ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं सैलरी, ठीक है। अच्छा अब लीव सैलरी का मतलब ये नहीं होता घर पे लीव लेके बैठ गया और सैलरी लग रही है नहीं इसका मतलब होता है तो आपकी अनयूटिलाइज है उसको इनकैशमेंट करना है। अब अगर तो ये रियल सर्विस है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इट विल बी फुली टैक्सेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट है नॉट, बट अगर रिटायरमेंट की टाइम पे मिल रही है तो एग्जाम्पशन है सेक्शन 10 क्लॉज 10 डबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या लगता है क्या रहेगा आपके जल्दी से बता देंगे। अगर तो स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना तो इसके केस में ये जो अमाउंट है ये पूरी एग्जाम पड़ेगा इसका ठीक करो पूरी एग्जाम जिनके पास भी मेरी बुक है ठीक टिक कर लेना फ्री एग्जाम, ठीक है। और सो अदर एम्प्लॉय है स्टूडेंट्स उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ज्यादा रिलेटेड किया जाओ पूरा एग्जाम जिस तरह मल्टीप्लाई
अगर अदर एम्प्लॉय है तो इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बना दिया, उसमें बहुत बड़े बड़े बता रहे क्या क्या टिपिकल वर्ड्स दिए, ऐसा करो आपका क्वेश्चन 100%। तो लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर, या फिर क्या करो, लीव क्रेडिट का मतलब, लीव क्रेडिट का मतलब कि मान लो इसको और सारे सालों पे मिलाकर, सारी ईयर के मिलाकर 320 लीव मिला, ठीक है, फिर 20-25 साल डालते हैं, सिर्फ 280 लीव मिलते हैं, तो कितना लीव क्रेडिट वो 40 लीव, ठीक है, यार चीज जो अनयूटिलाइज उसको एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर, मतलब इसी ऑफ द फॉलोइंग से भी काउंटेड ना, इसमें से जो भी सबसे कहा अमाउंट आएगा। सेकंड हमें देखना है 10 महीने 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर। थर्ड जितना भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ एंड द फोर्थ वन इज, ठीक है। अब बात आती है, बात यहाँ पे एवरेज सैलरी देखते हैं, लीव क्रेडिट में भी और एवरेज सैलरी कितना पिछले 10 क्या करेंगे, एवरेज बेसिक सैलरी, एवरेज लीव, फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एवरेज टर्नओवर का, यानी कि कमीशन अगर वो बेस्ड ऑन टर्म। लीव क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जितनी लीव अलाउड थी और जितनी थी राइट 320 अलाउड थी उसके टू पेड है। लीव क्रेडिट का मतलब तो एवरेज सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर। अब अगर वैसे आपको बता इतनी लीव मैक्स अलाउड करेक्ट है, दैट इज मैक्सिमम 30 days फॉर एवरी सैलरी, मैक्स 30 दिन की जो अलाउड है। पेपर में दिया होता क्वेश्चन में दिया होता है नहीं दिया, ठीक है, उसमें कुछ और हो गया, मान लो उसमें 40 के हिसाब से बताते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ मैक्सिमम लीव अलाउड 30 नहीं है, इससे ऊपर कोई साल भी लीव अलाउड कर रहा है तो मान लेना तब क्या है आप इसके अकॉर्डिंग बता रहे तो लीव अलाउड इज मैक्स 30 पर एवरी काफी डेट है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है जल्दी से बोलो मुझे, PRS वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। लीव सैलरी का क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर करवाया, आप पता है प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवा रखा था, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करें नहीं, पहले रिविजन सेक्शन देखो रिवाइज कर लो तभी वो आपको अच्छे से आप और अच्छे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में यहाँ पर बोला कि भाई इसकी एग्जैक्टेड अमाउंट कितना हो, तो इसकी एग्जाम्पशन दी हुई है सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10, किसमें दी हुई है जल्दी से बताओ मुझे, सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10। ग्रेचुइटी क्या था बताएगा ऊपर, सेक्शन 10 क्लॉज 10, अच्छा उसके बाद क्या पढ़ा हमने पेंशन, सेक्शन 10 क्लॉज 10 पी, फिर लीव सैलरी सेक्शन 10 क्लॉज 10 क्या वेरी अब बात करते हैं क्या के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट्स। अब देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ये बोला चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट, दोनों के लिए इतना अमाउंट एग्जाम लगेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट बता दी इन सेक्शन 10 क्लॉज 10। पहला तो जितनी भी सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कुछ नहीं देखना आप कि मैम अगर मान लो इन पार्ट ऑफ 6 मंथ्स है 8 महीने 17 साल महीने तो 18 साल कर दे देंगे, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, हर साल के 3 महीने की सैलरी यहाँ पे ले, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दो तो हर साल के 3 महीने की सैलरी ले। सेकेंड हमने देखा है सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय, मान लो रिटायरमेंट क्या होता है कि रिटायरमेंट का टाइम भी था तो आपने ऑप्शन दिया, आपने रिटायरमेंट पहले लिए कुछ भी था पिता एम्प्लॉय नहीं रखना था या एनीथिंग इट कैन बी। अब मान लो इसकी में अभी 20 महीने और बाकी थे रिटायर, ठीक है, सो नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव और इसका अमाउंट हो गया 5 लाख, विच एवर इज लो अमाउंट एग्जाम हो जाएगा। सैलरी का मतलब क्या मानना है, सैलरी का मतलब माना है बेसिक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ कमीशन, कभी सैलरी कुछ कभी सैलरी कुछ, ये आपको पता है मैंने क्वेश्चन में भी कराया था, क्लास में भी रिविजन सेक्शन में बता दूंगी, एक टेबल बनवाई हुई है मैंने, लास्ट में करेंगे अब सुन लो अच्छे से, जिसमें ये सारी सैलरी जो है मैंने बात करी। अब बात आती है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ बात नहीं की, वो एक तरीके से क्या कर रहे थे एम्प्लॉयज देख रहे थे अभी ये रखता है नहीं रखता, इनको कम एम्प्लॉय हटा दिया, अब बिना मतलब के हटा रहे तो उस एम्प्लॉय की कंपनसेट करें, हम उसको होता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ये है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 10, सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10, ठीक है। गवर्नमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट फॉर सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जो है एग्जाम पे बाकी टैक्स है, एग्जाम्पशन दी हुई है सेक्शन 10 क्लॉज 10। एक्चुअल अमाउंट रिसीव जैसे DRS का अमाउंट 5 लाख है, ऐसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का अमाउंट भी 5 लाख है, दोनों ही एम्प्लॉय पर निकाल, ठीक है ना, 5 लाख।
15/26 into एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, जितनी पिछले 3 मंथ की सैलरी किसके एवरेज ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय बिना मतलब कि एम्प्लॉय को निकाल रहे तो उसके कर चलो यार, एग्जाम्पशन थोड़ी ज्यादा नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यानी 17 साल 8 महीने के तो 18 साल कंसिडर, ठीक है ना, बिना मतलब निकाल रहे हैं तो ज्यादा मल्टीप्लाई करवा दिया जिससे फिगर बड़ी आएगी तो अमाउंट उसको टैक्सेबल कम बड़े कम ज्यादा देते हैं। सैलरी का लेना है बेसिक डी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टर्नओवर कमीशन। उसके बाद बात करेंगे अब अप एंड डाउन यानी सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 40। अलाउंसेस मैंने यहाँ पे आपको टेबल बनवा दी। पहला होता है कैपिटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या होता है ये, ऑफिस से घर से ऑफिस के लिए कुछ में अलाउंस दे दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके केस में सबके लिए टैक्सेबल रहेगा ये अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है, से डम पे या फिर कोई हैंडीकैप है तो कह दिया बहुत अच्छी लिमिट दी है कि 3,200 पर मंथ, मैक्स 3,200 पर मंथ के एग्जम्पशन दी। दैट्स का मतलब क्या होता है, मान लो तो 3,400 रुपीज मिलते थे एज अ कंज्यूरेशन अलाउंस, माइनस कर दो 3,200 तो सिर्फ 200 रुपये पे टैक्स लगे। इसके अपोजिट 2800 रुपये मिलते हैं मैक्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 3200 रुपये की डिडक्शन दी तो हमें 250 रुपये माइनस मेरे पे टैक्स। एक साथ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये मिला है कितनी डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, नॉट द डिडक्शन सॉरी डिडक्शन एट सेक्शन 10 क्लॉज 40 मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, और कितने मैक्स चाइल्ड तक। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर, ठीक है। अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर कोई माइंस पे काम कर रहा है तो मतलब अंडरग्राउंड काम कर रहा है, माइनिंग कर रहा है तो 800 रुपये पर महीने देगा एग्जम्पशन। ट्राइबल एरिया में कोई काम कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया अलाउंस उस वजह से तो मिल रहा है अलाउंस मिल रहा है टू एम्प्लॉइज फॉर ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अब बात से जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अलाउंस है और एम्प्लॉयज इनको कुछ अलाउंस मिल रहा है तो उनकी केस में स्टूडेंट्स इतना एग्जाम्पशन मिलेगी या तो जितना अमाउंट आपको मिला मल्टीप्लाई बाय 80%, ठीक है, या फिर 10,000 पर मंथ पिछले बरस तो अलाउंस एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट एवरीडे। अब ये थे सेक्शन 10 क्लॉज 14 के वो अलाउंस जिसमें मैंने आपको एक नक्शे बताई। अब मैं आपको 6 ऐसे अलाउंस बताऊंगी सिर्फ इतनी एग्जाम्पशन मिलती है जितना अमाउंट एक्चुअली में स्पेंड किया, कुछ याद और रखने की जरूरत नहीं है। पहला होता है ट्रैवलिंग और टूर्स, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए एम्प्लॉय को कुछ अलाउंस देती है जितना मर्जी का स्पेंड होगा पूरा एग्जाम पर। सेकेंड होता है कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ठीक है, ऑफिस पर्पज के के लिए रहे, और कोई रिसर्च या कैटरिंग अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। 6 अलाउंस देते हैं जहाँ पर जितना भी खर्चा करेगा वो टोटल एकदम हो जाएगा फायदे वगैरह। एक साधारण एक हमारे पास सेक्शन 10 क्लॉज 30 ये रिपीटेड है एग्जाम विद आउटस्टैंडिंग अलाउंस, ठीक है। अब क्वेश्चन से भी समझ आता है ये रिपीटेड अलाउंस है। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो अलाउंस है ना जो अभी मैं आपको करवाए थे 6 अलाउंसेस जहाँ पर एक आपको पढ़िए ये बताई थी बच्ची की हुई है स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, जिन पर क्वेश्चन नहीं आता मैंने याद करके रेयर आ जाए तो आगे बढ़ा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अलाउंसेस याद कर सकते हैं जितना माइंड अलाउ। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, सेकेंड होता है स्टूडेंट जितना भी पर्सन ने रेंट पे किया है तो आउटस्टैंड अलाउंस बन रहा है क्या बच्चे घर का किराया पे तो जितना उसने एक्चुअल में पे किया है माइनस 10% ऑफ दिस सैलरी। थर्ड होता है 40% ऑफ सैलरी या फिर 50%। अब किससे चेक करें, अगर वो मेट्रो सिटी है यानी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई सिर्फ 4 सिटीज के लिए लाते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, इसके अलावा कोई 5 पे उसके केस पे 50% ऑफ सैलरी विल बी एग्जम्प्टेड। अगर इन चारों के अलावा कोई और है तो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। मैम सैलरी करेंगे बेसिक गेन डेवलपमेंट पर कमीशन, फिर करती है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की मैंने कुछ कैटेगरीज बना के उसके बेसिस पे यहाँ करेंगे बच्चों। पहला आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसको टैक्सेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। प्रोविडेंट पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कभी भी प्रोविडेंट फंड से क्वेश्चन आएगा तो 4 पर 3-4 तरीके लिए जहाँ पे पैसा आ रहा होगा। पहला जो एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय ने पैसा लगाया है, सेकेंड उस पर जो इंटरेस्ट आया, थर्ड एम्प्लॉयर ने जो पैसा लगाया है, ठीक है। फिर बात आती है जितना उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा
या फिर कुछ भी आएगा कि हाँ पे इसको कितना कितना इंटरेस्ट करा मिलता है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय ने जो भी पैसा लगाया होगा, कोई भी प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय खुद से पैसा लगा रहा है, डेट इज नॉट क्लेम, तो वो इग्नोर करेंगे पैसे, वो इनकम लेंगे। इनफैक्ट क्या होता है, शिफ्ट में पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, तो वो क्या करती है, इसकी रिडक्शन दे देते हैं अंडर सेक्शन 8 GTI में से, इसकी रिडक्शन है। कोई भी इंटरेस्ट अगर आ रहा है SPF पे, तो दैट विल बी एग्जाम, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये केस वो है स्टैट्यूटरी इनपुट है, इसीलिए उसने ये बोल दिया कि यहाँ पर चाहे इंटरेस्ट एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, चाहे एम्प्लॉय के बाद होगा, लमसम अमाउंट जो मिलेगा रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसका फायदा ही फायदा है, वो भी एग्जाम होता है अंडर सेक्शन 10 है, यानी अगर SPF में पैसा है तो बदेगा, ठीक है ना, हर तरीके से एग्जाम फिर आता है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का पैसा किसी भी PF में जाएगा इग्नोर, क्या इसकी डिडक्शन ठीक है अंडर सेक्शन 18 के अलावा, यानी GTI में से इसकी डिडक्शन में मिल जाएगी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करोगे। इंटरेस्ट, अब ध्यान से स्टूडेंट, जो इंटरेस्ट को मिल रहा है, ठीक है, RPF में जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो एग्जाम होता है, एग्जाम कितना होता है, अप टू 9.5% पर आ, यानी मान लो उसके पैसे लगा रखे हैं 10 लाख, उसके PF में टोटल अमाउंट है 10 लाख, या टोटल अमाउंट 10 लाख है, इसका 9.5% कितना आ गया, 10 लाख का 9.5%, ठीक है, दैट इज 95,000। आफ्टर 95,000 उसका इंटरेस्ट एग्जाम नहीं, उसके बाद इंटरेस्ट बना अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटरेस्ट किया है, इसका मतलब है चाहे वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का टोटल भी देती है आपको 9.5%। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर RPF भी कर रहा है, ये बोला कि जितनी भी सैलरी है उसका सिर्फ मैक्सिमम 12% साल की जो सैलरी है उसका 12% तक में आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे ज्यादा क्या टैक्स सैलरी क्या लेके बेसिक DA टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस टर्म भाई था। फिर बात आई रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिला, एग्जाम होता है NS सेक्शन 10 नेक्स्ट, बट RPF में ये बोला सकते हैं उसको जो लमसम अमाउंट मिल रहा है आपके, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, SPF में कोई रूल नहीं है, उसको एग्जाम मिलेगी मिलेगी। RPF ने बोला अगर उसने कॉन्टिन्यूस क्या किया है 5 साल या उससे ज्यादा की सर्विस करी है एम्प्लॉयर की यहाँ पर, सिर्फ तब ये अमाउंट एग्जाम होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, मतलब फिर एग्जाम सिर्फ नहीं मिलेगी। और इनफैक्ट क्या होगा, अगर इसने 5 साल से कम काम किया ना, पूरे 5 साल भी कर दिया तो चलेगा, 5 साल से कम किया तो जो पहले एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था या उस पर इंटरेस्ट आ रहा था 12% तक 9.5 तक वो एग्जाम तक, वो एग्जाम से नहीं, वो विड्रॉ कर, उसको भी टैक्स लगा के दे। अब लेकिन ऐसे 3 केसेस हैं जहाँ पर 5 साल वाली कंडीशन नहीं देखनी, तो पहली बात एम्प्लॉयर रिटायरमेंट कह रहा है, बीमार हो गया, क्या करिए, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, एम्प्लॉय बीमार हो गया, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या फिर एम्प्लॉय ने क्या किया, उसने रिटायरमेंट तो ये पता मान लो ए एम्प्लॉय के साथ काम करता था, B के साथ करता है, उसने इंस्ट्रक्शन डाल दी वहां पे कि मेरा जितना भी RPF का पैसा है, ठीक है, आप क्या करो उस पैसे को नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करो, यानी उससे ऐसा पैसा अपना RPF आगे चल पा रहा है, तो इन दैट केस क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, मेरा जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है NPS अकाउंट, उस पर पैसा ट्रांसफर करो, तो अंडर बोथ दैट केसेस इट विल एग्जाम, ठीक है, मेरा एग्जाम्पशन वैसे ही मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, however the exemption under section 10 from millennial or 10 bill would not be available to in respect of income value of interest accrued during the previous year to the extent it relates to the amount or aggregate of amounts of contribution made by that person or employee exceeding 2,50,000 in any previous year in that but on or after 1st April 2020। अब क्या कह रहा है इस बात को ध्यान मतलब सब देखो क्या कहा, सेक्शन 8 क्लॉज 11 और सेक्शन 10 क्लॉज 12, इसका मतलब क्या हुआ, यानी SPF में, और ये कह रहा है RPF की बात कर रहे हैं। आज स्टूडेंट इन दोनों केसेस में हमने बोला था कि इंटरेस्ट जितना भी इसको मिल रहा है, चाहे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे चाहे एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन पे, इसको एग्जाम डिपेंड, ठीक है। SPF के केस पे फुली एग्जाम, RPF के केस में था अप टू 9.5% पर एनम पर एग्जाम। इन्होंने जो बोला कि अगर और आफ्टर 1st April 2021 एक बात आ गई है कि अगर भी पैसा इसके बाद अप्रील हो रहा है एज एन इंटरेस्ट, उसके पहले सब एग्जाम, इसके बाद ये वाला इंटरेस्ट जिनके को अप्रील ध्यान से आफ्टर 1st April 2021, तो दे सेड
कि क्या रहेगा यहाँ पर कि एम्प्लॉय का पैसा अगर 2.5 लाख पे इंस्टाल तब तो कॉन्ट्रीब्यूशन इससे ऊपर है तो फिर उसके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट है ना वो एकदम वो टैक्स से लग जाएगा। पर साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कहती कि मान एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है तो ये जो एग्जाम्पशन लिमिट अबाउट बताई थी वो अपना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करे उसमें उन्होंने उस लिमिट को 2.5 लाख से बनाकर 5 लाख। इससे पहले वाला कोई भी केस था सुधारे विदाउट बट हाँ ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 क्या रूल आ गया कि एम्प्लॉय का पूरा पार्टिसिपेशन था क्या यार एम्प्लॉयर का नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो उसकी जो इंटरेस्ट की एग्जाम्पशन भी वो लेकिन उन्होंने खुद ही पैसा लगाया जा रहा है। बंदे 3 बार क्या होता है लोग ज्यादा दिमाग चलाती आया भी वो ना पैसे को सही हमारे एमटी में डालने से बेटर एसपीएफ और आरपीएफ में डाल रही थी कि हाँ तो मेरी इंटरेस्ट भी बन रहा है गवर्नमेंट ने क्या चलाई हम ठीक है दैट्स व्हाई इट्स से कि अपना पैसा कोई भी एसपीएफ आरपीएफ में 2.5 लाख पे डाल रहा है या एम्प्लॉयर नहीं डाल रहा तो 5 इससे ऊपर है तो टैक्स दे दें। देख हमारे पास बात आती है नेहा बात कर ली It may be noted that interest accrued on contribution to such funds up to 31st March 2022. One or after 1st April 2021 period. लेकिन उससे पहले वाला विदाउट एनी वो एग्जाम ही रहेगा अगर उससे पहले मिला। अच्छा मैं सीट पहले हो गया था अप्रीव बात करें कोई प्रॉब्लम मिला पहले नहीं आया अप्रीव फिर दैट इज एग्जाम्पशन रीजन है। फिर बात आती है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी उसका कंट्रीब्यूशन है नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड बट अभी तक एसपीएफ और आरपीएफ में से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको स्टूडेंट इन दैट केस रिडक्शन मिलती थी इसी में जो यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी पर भी नहीं थी। इंटरेस्टिंग एग्जाम थे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जाम पूरा एकदम मतलब आरपीएफ में पूरा एग्जाम नहीं इसमें 12% तक एग्जाम पर इसमें पूरा हाँ दीजिए इसके बाद में टैक्स लगा है ना। अब जब उसको लास्ट ऑफ अमाउंट मिलेगा और द टैक्स ऑफ रिटायर खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देगा। अब अपनी कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर नेक्स्ट प्रॉपर क्लियर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका पूरा इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है पहले टैक्स नहीं लगाए भी करने भी देंगे तो वो सैलरी के अंदर कम्प्लीटली टैक्सेबल होगा ठीक है। कोई एग्जाम से अभी फिर बात आती है सुपर एडमिशन पढ़ अब स्टूडेंट डे करेंगे ये सुपर एडमिशन पढ़े अप्रूव और अनअप्रूव अनअप्रूव सेम लाइक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी सेम ट्रीटमेंट है कोई डिफरेंस। अप्रूव सुपर एडमिशन पढ़ने जब भी पैसा जा रहा है अप्रूव करना फायदा है एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन एक इंटरेस्ट एग्जाम एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो की कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट आता है हिसाब से एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 साल में 7.5 लाख विद एग्जाम जिससे ऊपर टैक्स फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितना भी अमाउंट मिलेगा वो सेक्शन 9 क्रॉस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात आती है पर्क्स एक्सपीरियंस यानी सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 3 क्या होता है पर्क्स पर्क्स का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफर करता है कि पालो गाड़ी दे दी कि चलो तुम किसी गाड़ी से आया जाएगा वो खरीद दे दिया एक्चुअली नहीं दिया पूरा घर दे दिया आर एक्स दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया वो सब होता है पर्क मॉनिटरी भी हो सकता है नॉन कोई डिफरेंस बताओ अनाउंसर पर्क बताते अनाउंस का मतलब होता है मंथली फिक्स्ड अमाउंट जो एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर से मिल रहा है चाहे खर्चा हो चाहे ना हो। पर्क का मतलब होता है डायरेक्टली बेनिफिट। पहला मैं आपको यहाँ जो पर्क बताऊंगी दैट विल बी ट्रेवल का सेक्शन ठीक है और इससे एग्जाम्पशन नहीं भी है सेक्शन 9 क्लॉज 5 पे जितने क्लॉजेस भी आपको याद कर रहे जाओ क्या फिर मैंने जहांजीरिया प्रेजेंट क्या लिखी तो वही करा ठीक है। अब जब वो घूमने भेज रहा है एनटीसी दे रहा है लीव ट्रेवल का सेक्शन अगर तो एम्प्लॉय एयर से जा लीज ऑफ द फॉलोइंग शेल बी गार्डेड जिनका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर 1 या सेकंड जितना भी एयर इंडिया के अकॉर्डिंग उस जगह जाने का इकोनॉमी क्लास न्यूज क्लास की बात अदर लोग से जा रहे जहाँ भी जा रहा है जब रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो लीज ऑफ द फॉलोइंग शेल बी कम जितना खर्चा हुआ या फिर फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर ठीक है तो जो एसी फेयर रेलवे का फर्स्ट क्लास का जितना है रेलवे फैसिलिटी नाम अवेलेबल नहीं है तो ये देखो कि आपको और रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है बात ये भी बोला कि वो रेलवे से भी गया होगा किसी भी मोड से गया गाड़ी से गया वो कह रहा था गाड़ी से भी गया ना नहीं थे से गया है बाइक गया तो देखा सेकंड केस में किसी भी मोड से गया वो नहीं देखा वो देखता है जहाँ गया क्या वहाँ रेलवे अवेलेबल है तो रेलवे का रेलवे स्टेशन भी है हमारी है तो कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखो जैसे कि गवर्नमेंट बस बनाओ
फिर एक्सपेंडिचर या फिर डिलक्स क्लास बस, ठीक है। तो और भी काफी जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिकॉग्नाइज रहते हैं। अब अगर मान लो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ जनरल में चला गया, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर या फिर उतनी जगह जाने का सिमिलर डिस्टेंस के लिए जो फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर लगता है। अब बात आती मैम गाड़ी का खर्चा की देखा नहीं होगा, एयर से गए का देखिएगा, नहीं गया तो नहीं देखिएगा, रेलवे नहीं है तो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखेगा। रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है तो जितना एक्चुअल खर्चा हुआ या फिर रेलवे से उतना भी मान लो 200 किलोमीटर गया तो कहीं और 200 किलोमीटर जाने का रेलवे का एयर फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर कितना। एग्जाम्पशन किसके लिए मिलेंगे, अकेला लोग पर आएगा क्या रहेगा, एम्प्लॉय, इसका स्पाउस, चिल्ड्रन या कोई भी डिपेंडेंट रिलेटिव जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर या सिस्टर। अब एलटीसी एग्जाम्पशन चिल्ड्रन जो होते हैं स्टूडेंट्स से पर्सन टू चिल्ड्रन तक मिलती है, चिल्ड्रन आर बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। अब ऐसा हो सकता है कहते हैं ना वही वो लाइन बनी हुई है जैसे लाइक कि 2 चिल्ड्रन तक फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पशन मिल रही है, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट चाइल्ड, इसके बाद हो गए तो ट्विंस, तो इसमें किसी की गलती देखना तो उन्होंने कहा इन दैट केस सबके लिए अलाउड रहेगी, बट पहले तो चाइल्ड हो गए उसके बाद एक पूरा नहीं, तो भाई 2 हो गए थे तो गवर्नमेंट एक नहीं भाई पता ठीक है, तो इन दैट केस एक ऑप्शन हो गया वो पहले वाली, ठीक है। अब बात आती है एनटीसी एग्जाम्पशन कैसे ठीक है, तो एनटीसी एग्जाम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ यार जैसे करंट प्रॉम जो चल रहा है दैट इज 2022 से रेलवे 2025, ठीक है। तो जो एलटीसी एग्जाम्पशन मिली कि भाई महीने भी तो वो इन 4 सालों में से वो कह रहे हैं 2 साल, ठीक है, फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years, इससे ज्यादा क्या हम देखेगा। हाँ where such travel concession or assistance is not available by the individual, वो नहीं जा रहा ड्यूरिंग एनी ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, तो स्टूडेंट अब 2 में से 2 बार जा सकता था, एक जो है वो नेक्स्ट ईयर में मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी डॉक्टर्स को लेके जा सकते हैं साथ वो, मतलब 2022 से 25 पे वो नहीं गया, 22, 23, 24, 25 में नहीं गया, ठीक है। अब जब वहां पर वो नहीं गया स्टूडेंट उसने अपडेट नहीं करा यहाँ पर, तो 2 रेलवे से एक वो नेक्स्ट ब्लॉक में आई 26, 27, 28, 29 2026 से लेकर 32 के बीच में वो 2 बार ही शिंबल, ठीक है। अब एग्जाम्पशन जो है ये तो डिफॉल्ट के टैक्स बजाय में यानी कि हमारी न्यू टैक्सेशन है उस पे ये एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल, यानी टैक्स वालों। फिर बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। हाँ मेडिकल फैसिलिटी के लिए एग्जाम्पशन भी मिली है, पहले देख लीजिए क्या ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है, अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है तो 3 जगह में ऐसा है जहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो एग्जाम होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यानी एम्प्लॉयर ने अगर उसका खर्चा करा के दिया तो उसका ट्रीटमेंट करवाया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया जितना खर्चा किया एग्जाम खुद के पे कराया तो पैसा क्या ही लेगा एग्जाम, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करवाया तो रीजन अदरवाइज टैक्स पे। आप बात आती है ट्रीटमेंट अगर इंडिया के बाहर करवाया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का तो स्टूडेंट एग्जाम रहेगा इन 2 चीजों में, ट्रीटमेंट में और स्टे में तब उस लिमिट तक एग्जाम के ताकि आरबीआई प्रिस्क्राइब करेंगे, और स्टूडेंट फुली एग्जाम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी बात को ध्यान रखिए, ठीक है। हमने बात करी कि वो एग्जाम रहेगा आपको लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई ट्रीटमेंट और स्टे केस, लेकिन ट्रेवल की केस बाहर जा रहा है तो जाएगा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रीटमेंट कराएगा और रहेगा, ये 2 खर्चे तो बोल दिए। ट्रेवल कब रहेगा उसका एग्जाम, ट्रेवल सिर्फ तब एग्जाम रहेगा अगर उसकी जीडीआई जो है वो 2 लाख तक है, अदरवाइज ट्रैवल का खर्चा जो है वो। अब मान लो एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे दिया तो दैट इज पेड, एग्जाम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करवा रहा है, स्पाउस का ट्रीटमेंट का या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव यानी पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स। अब एग्जाम्पशन जो मिलेगी स्टेज और ट्रेवल की तो ट्रीटमेंट करेगी बंदे और बाकी नहीं, साथ जाने की ट्रेवल की और वहां एक बंदे के रहने की तो वो सिर्फ एक पेशेंट और एक साथ अटेंडेंट क्या एक और बंदे से मिलेगी उससे ज्यादा। एग्जाम्पशन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस, जो भी कोविड-19 से उन्होंने कहा था कि एग्जाम्पशन से कोई रिलेटिव है तो उसके लिए वही कंडीशन चलेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब दे देगी एम्प्लॉय को कौन से डॉक्यूमेंट्स कोविड-19 के लिए सबमिट करने पड़ेंगे, एक तो जो कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, सेकेंड जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पता चल रहा है कि उसका डायग्नोस हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। अब कोविड-19 के बाद लोगों ने देखना पता कि कैसा टाइम पीरियड था,
तो इसमें स्टूडेंट्स जैसे किसी को कोविड-19 हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसको कोई और पता चल रहा है कि कोई और किसी से रिलेटेड उसको कोई दिक्कत आ रही तो वो खर्चा भी अलाउ हो जाएगा अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया। और साथ में चाहिए होगा एक सर्टिफिकेशन कि हाँ ये सारा खर्चा कोविड-19 से रिलेटेड पे ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को लोन दे भाई खेती क्या दिक्कत हो गई, लेकिन वो कह रहा है अगर लोन दिया के मान लो उसने 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन देते हैं, इसमें क्या देखना होगा कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उस टाइम में, मालूम टैक्स 10%, एसबीआई में से एसबीआई का 10% चल रहा है, तुम 4% दे यानी तुम 6% जो है उसको बेनिफिट दे रहे हो, उससे कम लो इंटरेस्ट होगी ना, तो उस 6% पे टैक्स क्लियर। लोन अमाउंट इनटू एसबीआई इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। फिर बात आती है दिस इंपॉर्टेंट नोट्स, लोन अमाउंट अप टू ₹20,000 अगर सिर्फ 20,000 तक है तो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट रहा है टैक्सेबल नहीं। अगर लोन लिया है फिर बाहर की अगर फिर लोन लिया है एम्प्लॉयर से लोन लिया भाई तो स्पेसिफाइड इसकी रेट, तो अगर लोन अमाउंट जो है वो 20,000 से ज्यादा भी है तो भी भाई इंटरेस्ट का कुछ भी बेनिफिट उसको मिल रहा है वो टैक्सेबल रहेगा, फिर नहीं है। फिर बात आती है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, कि अगर रिसीव हो रहा है पहली बात तो एम्प्लॉय को या उसकी हाउसहोल्ड इनकम कैश में रिसीव होगा तो फुली टैक्सेबल रहेगा, पूरा टैक्स है चाहे 10 रुपए की रिसीव हो या एज अ गिफ्ट। अगर इन टाइम रिसीव होगा गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन 5,000 पर एटम है, पूरे साल के मिला के जितने भी गिफ्ट मिले उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू डेट इज लेस देन 5,000 पर एटम तो वो फुली अदर रुपये मान लो 6,000 रुपये थे तो ये नहीं होगा 5,000 पर एग्जाम सेविंग 3,000 पे टैक्स फुली टैक्सेबल पूरा 6,000 टैक्सेबल होने का। फिर बात आती है और इसको प्लीज सेक्शन 56 सबसेक्शन टू ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से पता चला रहा है ये जो गिफ्ट है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खेला। फिर बात आती है कि सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को कम रेट पर शेयर लिस्ट पर एक सेक्शनल रेट पर तो कितना टैक्स लगना चाहिए एक फायदा हुआ क्या जो भी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस कर दो जितने भी कंपनी ने इशू करा, मतलब 100 की फेयर मार्केट वैल्यू में एम्प्लॉयज को दे दिया 100 के अंदर 80 रुपए तो 20 रुपए में टैक्स देगा। एफएमवी तब की देखनी है जिस एम्प्लॉय ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मैं भी शेयर देने। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट दे दी करते कंप्यूटर या लैपटॉप पे तो फ्री एकदम माना जाता है भाई ऑफिस के हिसाब से मिल रहा है, कोई और एसेट मिल रहा है अगर तो एम्प्लॉयर की खुद की एसेट किसने दे दी तो 10% ऑफ द कॉस्ट मैंने बोला डब्ल्यू नहीं ना तो प्लीज इसको 10% कॉस्ट का ही मारना, एक्चुअल कॉस्ट का 10% डब्ल्यू की नहीं ले दो ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया तो जितना भी रेंट वो पे करा रेंट हाई चार्जेस पे बाय एम्प्लॉयर। फिर आता है मूवेबल एसेट से यूज करने के लिए नहीं थी ट्रांसफर कर दे दिन से इन दैट की टैक्सेबल अमाउंट रहेगा रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कैंसिलेशन। यहाँ डब्ल्यू डी कैसे मिलता अगर ए से कंप्यूटर या लैपटॉप का तो डब्ल्यू डी की मारी जाएगी कैरिफिकेशन लगेगा 50% ऑन डब्ल्यू में, गाड़ी है तो डब्ल्यू टी कैरिफिकेशन 20% और असेट कोई भी है तो एक्सएलएन के बेसिस पे 10% वो भी डब्ल्यू डी है। अदर असेट कंप्यूटर लैपटॉप का डब्ल्यू डी से चल रहा है लेकिन अदर असेट में एक्सएलएन के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो होता है विल बी कंप्लीटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, पूरा साल जब कंप्लीट हो जाएगा उस साल का पास इधर पर लंच फैसिलिटी देगी बहुत एम्प्लॉयर दे देते हैं कि चलो खाना खिला देते हैं तो लंच जो होता है स्टूडेंट जो पर मील एक बार का खाना वो अप टू 50 रुपीज तक का खाना एग्जाम होता है। अगर वो क्या बनाता है लंच प्रोवाइड हो रहा है ऑफिस प्रीमाइसेस में या फिर इसमें वाउचर्स वगैरह देंगे। अब बात आती है कॉफी ब्रेक, अगर ऑफिस में दे रहा तो नॉट टैक्सेबल में 10 बार भी कॉफी लिया हम लोग पा रहे थे नहीं बट बेहतर ऑफिस लंच प्रोवाइड किया गया कभी धूम के एरिया में, मान लो उसका ऑफिस था दिल्ली उसने बोला तो माने सर चले जाओ माने सर से चलो बहुत पास हो गया और कहीं दो भेज दिया किसी रिमोट एरिया पे तो भाई वहां के लिए लंच प्रोवाइड करें तो बड़ी बात नहीं है एग्जाम रहेगा टैक्स पे भी तब नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 यानी अगर एम्प्लॉयर कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड न्यू पैसा स्कीम विच इज रेपन अंडर द या फिर अप्रूव सुपरएनुएशन फंड तीनों की केसेस में अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बात सुन लेना 7.5 लाख रुपए से ऊपर का हो रहा है ठीक है तो जो कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडेंट वो एम्प्लॉय के एक्ट्स पे पर माना जाएगा वो टैक्स लगेगा कौन सा आरटीएस एनटीएस या फिर अप्रूव सुपरएनुएशन फंड। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 इसके लिए मैं क्या कहूंगी आपको एनुअल एक्टिवेशन वाला एक पार्ट है
इस तरह एक ही क्वेश्चन पे दिया स्टडी मैटर, इसमें मैं अलग से सेपरेट लेक्चर होगा जहाँ पे हमारा 100% दिए हुए, उसको ये मैं विद क्वेश्चन करवाऊंगी, यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रही हूँ। एक साथ है इसको रेंट फ्री का कमर्शियल देखिए, इसको हाउस फैसिलिटी दे दी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अटेंड बोल रही कि स्टार्टअप टाइप पर अगर अच्छी लैंग्वेज याद बन मुझे बताना जरूर से क्लास कैसी है, फिर लाइक कमेंट शेयर कर। RFP है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दिया, हाउस फैसिलिटी दी है, तो जितना भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिसाइड करती क्वेश्चन में दिया हुआ तो पे टैक्स है। सर अदर एम्प्लॉय अलाउंस के केस में हम कहते हैं रिलीज प्रॉब्लम फॉर लाइक शेल बी कंप्लीट पर द केस पे सीधा वो अमाउंट दिया होता है, इस पर टैक्स है, ठीक है। अगर अदर एम्प्लॉय, अब ये अमेंडमेंट एनबीएस तो प्लीज ध्यान, पहले अमाउंट से स्टूडेंट्स अगर एम्प्लॉयर का घर है, उसका घर है, उसके एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया तो 7.5%, 10% या 15% ऑफ सैलरी, बट अभी चेंज हो चुका है, नाउ इट इज 5%, 7.5% वॉटेवर। क्वेश्चन में भी अमेंडमेंट नहीं है, प्रैक्टिस सेशन में ये अमेंडमेंट नहीं थी, ये बात पढ़ेंगे, बाकी सब थे तो भी यहाँ पे कवर कर पा रही हूँ। ये भी है 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी, क्या वही DDPS अभी पढ़ेंगे ये क्या मैम। 5 ऑफ 7.5 तो 10, अगर कुत्ता घर है पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी की वो 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी 15 लाख से ज्यादा, बट अब 40 लाख से 7.5 और 40 लाख से भी ज्यादा है तो 10, ठीक है। 15% वाली लिमिट नहीं है। आप ऑफ सैलरी कितने देंगे, DDPS थे, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ए सभी टैक्सेबल अलाउंसेस, और सी यानी कमीशन। अब चाहे फिक्स टर्नओवर हो चाहे डेप्टी तब कमीशन, और 10 का मतलब होता है बाकी सब मॉनेटरी इनकम बट एक्सक्लूडिंग ऑल पर कोई अध्याय फिर मैम अगर घर किराए पे लेके दिया है तो स्टूडेंट हायर बाय एम्प्लॉयर है ना, तो टैक्सेबल अमाउंट शेयर विद द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ रहेंगे कितनी किराए पे लेकर दिया है 15% ऑफ सैलरी, यहाँ पे कितने हायर चार्जेस भी पे करें। साथ में फर्नीचर भी दे दिया, उसका फर्नीचर था 10% ऑफ कॉस्ट, हायर करके दिया तो जो भी हायर चार्जेस पे आउट करे, ठीक है। अब DDPS जो है हम हमेशा ड्यू बेसिस पे देखते हैं, इसका मतलब जो करंट पीरियड चल रहा है वो सैलरी भी ड्यू होती जा रही है तो उसकी भी सैलरी यहाँ पर हम देंगे। एडवांस सैलरी एरियल ऑफ सैलरी हम यहाँ पर नहीं और ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कर। फॉर DDPS रिटायरमेंट बेनिफिट शुड नॉट बी काउंटेड, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ना वो यहाँ पे नहीं देखते, ग्रेचुइटी, पेंशन, सैलरी, वीआर, रिटायरमेंट अमाउंट, रिटायरमेंट वाला देख DDPS है फिर भी कंसिडर उस टाइम के लिए ये सैलरी देखेंगे जिस टाइम के लिए उसके पास वो घर, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है PF भी है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है भी यहाँ का नेक्स्ट आता है। देखो अब प्रोविजन हमारे पास आता है मुद्दल बेनिफिट्स का, वो भी बेनिफिट्स के केस में कितना अमाउंट है टैक्स बन रहेगा। पहली बात इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि मैं एम्प्लॉयर जो है ना एम्प्लॉय स्टाफ से बाहर तभी तो वो रहेगा और रहेगा तो एम्प्लॉय अच्छे पे रहेगा, तो इसलिए कह दिया कि आप एक काम आप होटल में रह लेना और उसका जो भी बेनिफिट होगा ना, जो भी मतलब उसकी पेमेंट होगी वो हम करेंगे, यानी इसको होटल में रहने का बेनिफिट मिल गया। तो इन दैट केस कितना अमाउंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स पूरी बात, अगर जो वो रह रहा है तो सिर्फ 15 दिन तक रहा है, ठीक है, इसलिए कहीं भेजा और वो सिर्फ 15 दिन तक की रहा है, इससे ज्यादा नहीं, नो अमाउंट बेटी टैक्स। बट अगर 15 से ज्यादा रहा तो इस पर की पे जो टैक्स लगेगा वो रहेगा 24% ऑफ सैलरी, या फिर जो भी रेंट एम्प्लॉयर ने पे करा है जो होटल में रह रही है जो भी दिया है विच एवर, ठीक है, यहाँ पर लेना विच एवर इज दिया हुआ है। अब मान लो 3000 से तो यहाँ पर आ गया कि ये टैक्सेबल अमाउंट, इसमें से या अभी जो हमने पढ़ा था रेंट फ्री अकोमोडेशन की केस में दोनों ही के रुपए कुछ भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कलेक्ट कर लिया कितना तो तुम मुझे दे दो, बेनिफिट हुआ नहीं, वो इनकम ही नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, तो इतना माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार पैसे। अब गाड़ी दे दी, किसी गाड़ी चाहे जाए करो कोई बात नहीं, गाड़ी का इसके नाम दे करिए गाड़ी की फैसिलिटी देंगे तो चलिए और गाड़ी की। अब इसमें हमारे पास सर्टेन केसेस बनते हैं। पहला तो आता है गाड़ी जो है वो फ्री ऑपरेशन पर्पज से मिली है, अपने घर का एक काम उसमें वो नहीं करता, ठीक है, फिर तो कोई बेनिफिट ही देंगे, तो इन दैट केस इट विल बी फ्री इटसेल्फ, ठीक है, कुछ टैक्स देने लगेगा। ऐसे केसेस में नाम क्या पता चलेगा, एम्प्लॉयर जो है ना का एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि तारीख एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पज के लिए एक साथ है गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पज से रही है, ऑफिस के लिए भी नहीं, वो फुली पर्सनल पर्पज,
So in that case, अब हमें चेक करना है शिदाज एम्प्लॉयर खुद की है या हायर मतलब फिर से हायर करिए रेंट पर ये एम्प्लॉय। अगर तो गाड़ी एम्प्लॉय की है तो 10% ऑफ कॉस्ट शेयर भी टैक्स है। इसके सारे क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन में करवा चुके हैं, इसलिए मैं स्पीड फास्ट रखती हूँ कि फटाफट से हम रिवाइज कर सके कंसेप्ट। अब गाड़ी एम्प्लॉय की है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने हायर करके दिए तो जो भी हायर चार्जेस पे है। अब बारी आती है अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर किया है साथ कि ड्राइवर भी तुम लो हम पेमेंट पे, तो ड्राइवर के साथ भी ऐड कर दीजिए। अगर एम्प्लॉयर कहना है कि गाड़ी कब चलाने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है केयरिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज आप पे करेंगे तो वो भी इसमें ऐड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको कि अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज तो एम्प्लॉयर ने पे करे, जितने भी एम्प्लॉयर ने पे करे वो सब यहाँ पर ऐड। अब बात आती है कि अगर गाड़ी ऐसी भी हो सकती है पार्टी ऑफिस के लिए हो रही है और पार्टी जो है वो पर्सनल पर्पज के लिए हो रही है, तो उस केस में क्या होगा आपके ठीक है। हाँ इस केस में बात आई कार सबसे पहले देखिए चाहे वो एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय की गाड़ी है। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय कह देते हैं कि ना मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी ले आता हूँ इस ऑफिस के लिए, तो आप तो एक तरह मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह देते हैं। इन दैट केस अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस दे देते हैं, पहली बात एम्प्लॉय की गाड़ी है तो गाड़ी में तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, सो नॉट टैक्स। अगर एम्प्लॉयर ने उसके लिए रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे करे हैं तो वो कहता है ठीक है जितना भी अमाउंट उसने पे करा होगा इस सब पे टैक्स लग जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि मैम इसमें उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसको अच्छा मिला उस पर टैक्स करके एम्प्लॉय गाड़ी लाया उसमें से तो कुछ एग्जॉशन मिल जाए कितनी। अब अगर गाड़ी एंटी है तो जिसकी इंजन कैपेसिटी 1650 वही, ठीक है, तो इन दैट केस 1800 पर मंथ माइनस हो जाएगा। और अच्छा गाड़ी ऐसी है जिसकी तो इंजन कैपेसिटी दैट इज मोर देन 1600 सीपी तो 2400 पर मंथ जो है वो माइनस हो जाएगा। एक एग्जाम में क्या होता है कि 1650 है अपने आप मत देखना फॉर्चूनर करिए या कौन। अब गाड़ी अगर बाय चीज क्या होगा पार्टी ऑफिशियल पार्टी पर्पस पर्सनल पर्पस की बात करें चार्ज एम्प्लॉयर्स में रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस किससे पे करे एम्प्लॉय में, तो डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। देखो क्या है गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर की है बट रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय कह रहा है मैं पे करूँ मैं पर्सनल पर्पस के लिए चला रहा हूँ, तो इन दैट केस टैक्स लगेगा 600 पर मंथ या 900 पर मंथ। आपको 1660 जन कैपेसिटी है 600 रुपये पर महीना, और अगर 16 की सीसी में ज्यादा 300 कैपेसिटी है तो 900, ठीक है। नेक्स्ट केस अगर एम्प्लॉयर जो है पूरा नहीं मेंटेनेंस चार्ज पे करे तो टैक्सेबल अमाउंट वही रहेगा 1800 पर। अब क्या रखें इन द प्रीवियस केस ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं अगर गाड़ी एम्प्लॉय, ठीक है बात सुनना मेरी बहुत ध्यान, गाड़ी अगर एम्प्लॉय की है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे करा मान लो 300 रुपये पे करा 1600 किसी की इंजन कैपेसिटी वाली गाड़ी माइनस 1618 बाकी टैक्स। इसके अगेंस्ट अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी तो डायरेक्ट 1800 महीना जो है वो उसको टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर माइनस अमाउंट ठीक है उसके लिए डायरेक्ट है कि भाई कितना टैक्स तो लग जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बात आती है कुछ नोट्स देते होते हैं। अच्छा मान लो अगर एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइडेड ड्राइवर, अगर एम्प्लॉयर जिन्हें वो कह रहा है मैं ड्राइवर तुमको दे रहा, अब मेरी बात इन दैट केस की गाड़ी की खुद की है एम्प्लॉयर की है, ठीक है। इस केस में रोशनीता मैं तुम्हें ड्राइवर दे रहा हूँ तो 900 रुपये महीना ड्राइवर क्या है। अब अगर एक से ज्यादा गाड़ी इसमें दी है, अगर एक से ज्यादा गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी बड़ा दयावान एम्प्लॉयर है तो इन दैट केस ये बात है कि एक गाड़ी जो है वो तो क्वांटिटी की बता एक गाड़ियाँ मानेंगे कि एम्प्लॉयर की गाड़ियाँ थी 2 गाड़ियाँ थी एक गाड़ी मानेंगे हम कि ये जो कार है ये पार्टी पर्पस पार्टी ऑफिशियल है और सेकंड पार्टी पर्सन पार्टी ऑफिशियल है, सेकंड तो मानेंगे दैट इज फुली अब्यूज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। क्लियर क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी अगर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को बात ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दें ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को का चैनल में फैसिलिटी दे रहे हैं तो हम चाहते और थोड़े हैप्पी ट्रैवल वगैरह कर सकते कोई नॉर जाना इन दैट रेलवे और एयरलाइन एम्प्लॉयज को दी है अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को फ्री है अदर एम्प्लॉयज के लिए इट इज पेड एक्टिविटी यानी सर 2 कैटेगरी है थी अगर सबसे टिकट कराती कहीं जा रही है तो वो एकदम
तुमने इतना पैसा रेलवे दे रहा है, इतना पैसा एयरलाइन देती है, उनको बोला अगर एडवाइस। अब अगर एजुकेशन फैसिलिटी दे दी है 100 रुपए महीने, 100 रुपये महीना एजुकेशन अलाउंस पैसे दिए थे, क्या फैसिलिटी दी, ठीक है। जैसे मान लो एम्प्लॉय को दे दिया कि ये मेरा स्कूल है, तुम नहीं पढ़ा, डायरेक्ट फैसिलिटी दे रहा है। अब इनडायरेक्ट अगर एजुकेशन फैसिलिटी दी है एम्प्लॉयज के लिए तो फुली एक दो काम आपको हो सकता है वो कॉलेज में डिफरेंट वाला लेना हो, इसकी चिल्ड्रन दे दिए तो एग्जैक्ट होगा। अगर वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है पर मंथ पर चाइल्ड 1000 रुपए, दैट इज फेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई, और एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड होगी, स्टूडेंट एजुकेशन यहाँ पे खुद के इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पे जहाँ पे का कोई टाइप है होगी। अदरवाइज इसके अलावा कहीं भी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इनका कोई डायरेक्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो इट विल बी फ्री टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई की फैसिलिटी दे रहा है, फ्री टैक्सेबल। फ्री सर्वेंट दे दिया, फ्री टैक्स। अदर पर्क है तो फ्री टैक्सेबल। अब बात सुनिए, फ्री सर्वेंट देने का मतलब क्या हुआ, उससे सर्वेंट की सैलरी दे रहा है, ओके, मतलब एम्प्लॉय सर्वेंट की सैलरी दे रहा है। अब ये कुछ ऐसे 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पे ये जो पर्क से याद रखना चाहिए, तो फुली एग्जाम की इनके बारे में तो सोचना ही नहीं। टेलीफोन मोबाइल फोन बिल जो है तो पे या रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, स्कॉलरशिप दे रहा है एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को, और सोशल कल्चर के कोई भी मार्गो देते ना, उसका काम है दूसरा। अब दूसरा जो है 1212 है, चलो मेरी 800 के पास तो मैं 800 पे ही अपने एम्प्लॉय को दे देता हूँ। वो सोल्ड बाय एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय आप प्लीज गिवन प्राइस तो फ्री एग्जाम के नहीं गएगी 400 पे टैक्स, या फिर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी फर्म पेड बाय एम्प्लॉयर। इवन ऐसा भी कर देता है एम्प्लॉयर कि मान लो उसने घर की फैसिलिटी दी रेंट फ्री है, इस पर टैक्स निकाला है 800। अब इस बेनिफिट का जो 800 रुपये का टैक्स है ना, वो भी ये कह रहा है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुझसे पे करूँ। आप महानुभाव, अरे ये नहीं तो 800 का बेनिफिट हो गया, टैक्स करता और नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा मिल गया, टैक्स मिल गया, तो ये 800 रुपये पे जितना भी उन्होंने टैक्स पर पे करा है, दैट इज नॉट टैक्सेबल। ये 4 पर्क्स ऐसे हैं जो कि फ्री एग्जाम है, इसके अलावा कोई पार्ट फ्रॉम बन जैसा है। नोट 15 दैट इज द प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स होता है जो एम्प्लॉयमेंट पे लगता है, ठीक है। अब अगर ये जो टैक्स है ये एम्प्लॉयर ने पे करा ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, क्या रहेगा। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत बड़ा नया, पहले कि ऐड होगा, क्या होगा, पहले तो इसको हम सैलरी में स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे, जो सैलरी स्टेटमेंट निकालेंगे प्लस प्रोफेशनल टैक्स। उसके बाद जब हम इसको ऐड अप कर लेंगे आफ्टर टैक्स प्रक्रिया हुई, अब स्टूडेंट्स डिडक्शन आती है हमारे पास, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इसमें डिडक्शन देंगे जितना दिया पूरे के पूरे के डिडक्शन। मैम ऐसा करा है भाई, ऐसा करते हैं, पहले ऐड अप करते हैं फिर माइनस करते हैं, सेक्शन 16 में फिर डिडक्शन देते हैं, बट पहले ऐड कर लिए ना नहीं किया तो कोई नहीं करता। अगर ये तो था अगर एम्प्लॉयर ले किया, या 2 कैटेगरी नाची प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय। इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर तो पहले ही स्टेटमेंट में ऐड होगा दोस्तों, और उसके बाद ये लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अगर इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉय, अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं पे करा है फिर दैट इज ओनली डिडक्शन है, मतलब ये क्या हुआ आते। अगर एम्प्लॉयर ने दिया था तो पहले बेनिफिट हुआ ऐड किया, बाद में उसकी डिडक्शन। अगर एम्प्लॉय ने पे करा है तो उसने बस पे करा है, आने छोड़ रुपए उसकी इनकम थी 500, उसको पे इनकम नहीं, वो तो पे कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट जो है बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन, डिफरेंट टैक्स जितना पे किया जाता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। एम्प्लॉयर ने करा तो ऐड ओके माइनस, एम्प्लॉय ने किया तो डायरेक्ट क्लियर। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, इस सभी एम्प्लॉयज पे फ्री टैक्सेबल रहता है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फ्री टैक्सेबल, नो डिडक्शन रहते हैं। बट इफ दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सेक्शन 16 के अंडर ही, सेक्शन 16 के अंडर ही देखो एक डिडक्शन आई हमारे पास, कौन सी, एंटरटेनमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेसिक सैलरी का 20% एक्चुअल अमाउंट होती है, या मैक्सिमम 5,000। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितनी पढ़वाई थी मैंने आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन जल्दी से बता दो, ये 50,000 रुपए या फिर अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर नोन, ये तो भाई सैलरी तब कुछ आएगा तो ये तो आप एक बैठाई। स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी थी नहीं होती,
जब ग्रॉस सैलरी नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें देंगी थी, ठीक है, वो देगा नहीं आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सुविधा तो ना परचेज किए हुए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको बताने वाले, मैंने आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स करवाए, पर्क्स करवाए, अलाउंस करवाए, हर एक किसी ने सैलरी के डिफरेंट मतलब यहाँ मैंने चार बना था कि किसमें कौन सा सैलरी लगे। तो बेसिक सैलरी कम देते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने पढ़ाया ना आपको 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इसके अलावा किसी भी सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी नहीं, बेसिक विद कुछ ऐड। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बेसिक प्लस डीए बहुत वाला, यानी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी और नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तब देखता है। तो इसीलिए देखना है राशन की केस में अगर पेमेंट ऑफ टैक्स भी एक्ट में गवर्नमेंट के अलावा तब फिर बात आती है ये सब देखते हैं बेसिक डीए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस टर्नओवर कमीशन, यानी कमीशन का टर्नओवर का पर्टिकुलर का। फर्स्ट ग्रेचुटी के केस में अगर नॉन पीओजीए है दैट इज नॉट कवर्ड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट सैलरी के केस में, एचआरए के केस में, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, बीआरएस अंडर रिट्रेसमेंट का कंसेशन। इसके अलावा पीडीवीएस से ये तब देखना है, एक तो हमने देखा था रेंट फ्री अकोमोडेशन की केस में और एक पैसे, यानी घर हो या होटल दोनों में चलेगा सीए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस। पर that's it. अब स्टूडेंट इसके बाद बात करती है रिलीफ अंडर सेक्शन 90 दैट इज पीरियड ऑफ सैलरी। ठीक है, अब पीरियड ऑफ सैलरी क्या था कि पहले तो सैलरी कम मिल रही थी, बाद में जिसका बात लोग या फोर्थ तरह कर रहा था, मेरी सैलरी 400 10,000 चाहिए, 3,000 सैलरी पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलती है। यानी पीरियड ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अब मिलती है तो कैसे रहेगी। तो ये स्टेप्स क्वेश्चन करा हुआ है हमने एक क्लास में, मैंने आपको करवाया था फुल पेज क्वेश्चन जिसके हमने कर दिए हमारे बैच पे। पहले कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स ड्यू जो करंट ईयर में है, किस साल में उस इनकम पे मिलने के बाद कितना टैक्स पड़ता है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस साल हमें इनकम ना हो इंक्लूडिंग द एरियाज इन योर टोटल इनकम, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले मान लो 89,000 फीस के लिए 89 करके करंट ईयर के रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो, 89 माइनस करके करंट ईयर के रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो। स्टेप 1 में से इंक्लूजन में से एक्सक्लूजन को माइनस कर क्लियर, उसको नाम दे दिया एक्स। अब बात आती है नाउ हमें अब ये देखना है स्टूडेंट कि जिस साल मान लो साल पे मिल मान लो हम स्कीम में 89,000 मिले थे नहीं मिला, अब हम ये देखेंगे नाउ कैलकुलेट योर टैक्स ड्यू द ईयर फॉर द एरिया हैव बीन डिस्क्रीट बाय इंक्लूडिंग एरियाज इन यानी उस साल 2016 में अगर ये 89,000 मिल जाते तो इनकम टैक्स कितना बनता। फिर अब आप समझ गए हो कि अगर 89,000 कम नहीं मिले एक्सक्लूडिंग दिस अमाउंट तब का टैक्स कितना बना। फिर स्टेप 4 में से स्टेप 5 माइनस कर देंगे। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो बात, करंट ईयर का डिफरेंस और उस साल का डिफरेंस, तो आपस में माइनस कर दो, जो भी अमाउंट होगा रिलीफ मिल जाएगी ना, 3 साल भी हमें पे उतना टैक्स हमें भी नहीं करना पड़ेगा। दैट इज रीजन फॉर दिस। एक साथ है किसोप क्या है, तो स्टूडेंट आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 किसोप का क्या मतलब होता है। अब क्या करते हैं एम्प्लॉयज को ये नहीं कर पाने के लिए यू आर द ऐसे फॉर आर टॉपिक हम उनको कह सकते हैं विच हम आपको शेयर अलॉट करते तो बट कम हो मान लो उसकी पेयर मार की तारीख जो है वो शेयर्स की दैट इज 100 रुपीज पर शेयर हम कहते हैं कि इतने का टैक्स रखना चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, जितने का फायदा हुआ 100 का शेयर 80 मिला टैक्स। अब यहाँ पे बात आती है ये जो एफएनडी है ना ये निकाली कैसे जाए, फटाफट से देखो। अगर जो शेयर रहती है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, so in a case where on the date of exercising the option the share में काफी listed on a recognized stock exchange, तो हम उस दिन जिस दिन हमने शेयर जो है ये है दिन की एफएमवी देख लेंगे फेयर मार्केट पर, अभी ओपनिंग प्लस जो क्लोजिंग प्राइस था और दोनों का जो है हम एवरेज भी डाल। अगर शेयर जो है वो एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तो कौन से वाले की एफएमवी थी, तो स्टूडेंट्स इन दैट केस हम ये देखेंगे कि जिस भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर उस दिन हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है उसके नाम पेयर मार्केट पर चेक क्लियर। अगर नाम आप कह रहे हो कि जिस दिन ट्रेडिंग अगर इस दिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ट्रेडिंग नहीं होती फेयर मार्केट पैरिंग वाला कहते हैं कि अब स्टूडेंट पेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन देयर इज नो ट्रेडिंग इन द शेयर ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी आरएफ उस दिन ट्रेड हुआ ही नहीं शेयर का,
फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी जिस दिन उसके ऑप्शन लिया, मान लो 29 मार्च, ठीक है, तो इससे पहले जो क्लोजेस्ट डेट था जिस दिन वहां पे ट्रेडिंग हुई थी उसका क्लोजिंग प्राइस लेना, एवरेज में लेना तो टॉपिक है। अब या फिर हम क्या देखेंगे इसको रेट जिस दिन भी अब मान लो कि इस तरह रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही थी और क्लोजेस्ट डेट नहीं देखेंगे, बट साथ ही साथ इस क्लोजेस्ट डेट पे भी हम हाईएस्ट पॉइंट पे भी चेक करेंगे उसका क्लोजिंग प्राइस। समझ आ गया? अगर शेयर्स लिस्टेड ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो इन दैट केस हम ये देखेंगे, मान लो किसी भी मर्चेंट बैंकर बना तो ये पूछ लेंगे क्या बता दो इसकी एफएनबी क्या हो। ओके, देख साधा नाम अगर एक पॉइंट शेयर्स को डील अप कर वही दे, मान लो 1,000 पे सेल है। अब आप सबसे बात बताओ उससे कितने में क्या हमको 80 पे लेना चाहिए क्या लेंगे? लेकिन हमने क्या किया, 80 रुपए के अकॉर्डिंग फिर हमने बेनिफिट कैलकुलेट करके 20 रुपए पे टैक्स लगाते हैं यार। अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 100 फेयर मार्केट वैल्यू देख लेंगे जो हमारे ऊपर, ठीक है। फिर इट विल बी आई जस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग कैपिटल गेन जो भी आता है वो इतना टाइम पीरियड देखेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा, तो जिस दिन अलॉट में जिस दिन इसी के साथ प्रोग्रेस खा रही है जो सैलरी है वो यहाँ पर पूरी उसकी रकम खत्म होती है। सबको बहुत अच्छा लगा होगा, कहीं कोई डाउट है डेफिनेटली जाती है। इसके बाद आई रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। हमारी अतिथि प्रैक्टिस पेशेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, सभी प्रैक्टिस सेशंस का लिंक दिया हुआ है विच आर रिलेटेड टू सैलरी, कुछ सबको करके Thanks, students. Have a nice day. Yeah, I'm with the session.